बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ जिंक के बारे में। ठीक है, जिंक क्या है, हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये क्या एलिमेंट है और आपकी बॉडी में इसकी कितनी ज़रूरत होती है, कितनी क्वांटिटी में ये मेल में रिक्वायरमेंट होती है इसकी, कितनी क्वांटिटी में फीमेल में रिक्वायरमेंट होती है इसकी, और इसकी कौन कौन सी फॉर्म्स अवेलेबल है मल्टीविटामिन्स की फॉर्म में। ठीक है, यानी मल्टीविटामिन के अंदर अगर जिंक डला होता है तो वो कौन कौन से सॉल्ट्स में जो है वो डला होता है, किन किन सॉल्ट्स के साथ, सल्फेट के साथ, ऑक्साइड के साथ आपके पास आ जाता है, सिट्रेट के साथ आ जाता है। तो इनमें से सबसे बेहतर फॉर्म कौन सी है, कौन से आपके जो स्टमक है उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो एब्जॉर्ब होगी, और कौन सी जो फॉर्म है वो आपके जो है वो आपको डायरिया कॉज करवा सकती है, आपका स्टमक अपसेट करवा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये जिंक जो है ये आपके पास आपको रिक्वायर्ड होता है आपकी इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, नंबर 1 तो ये बात होगी ना, इम्यूनिटी। सेकंड आ जाता है ये आपके कोलेजन को बूस्ट करता है, वो आपके कोलेजन आपकी स्किन में भी फ़ायदेमंद होता है और आपके जो है वो बोन्स के लिए, मतलब आपके जो बोन्स है उनमें भी बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है। यानी कि इस बोन्स इन अ सेंस क्या होता है कि ये कोलेजन क्योंकि प्रोटीन मैट्रिक्स बनाता है तो इसके ऊपर जो है कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो डिपॉजिट होते हैं। मतलब ये वो जिंक के ज़रिए कोलेजन बनता है, कोलेजन प्रोटीन, और प्रोटीन उस कोलेजन मैट्रिक्स के ऊपर जो है वो कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो ये आपके बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और आपने देखा होगा अक्सर ये जो है जो आपके ओस्टियो केयर के जो सप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है, कोई भी ओस्टियो रिलेटेड जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें ये अक्सर मौजूद होता है जिंक। ठीक है, इसके अलावा ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्किन को सूद करता है। ठीक है ना, सूद करता है स्किन को, मतलब जो भी इरिटेशन होती है वो उसको ख़त्म करता है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी क्वांटिटी देखें तो ये मेल में जो है वो कितना रिक्वायर्ड है, वो है 11 मिलीग्राम रिक्वायर्ड है इसकी। ठीक है ना, और अगर हम लोग फीमेल में देखें तो इसकी 8 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर जो है वो आपकी कंडीशन जो है वो आप डेफिशेंट हैं उसमें, या आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो वो आपकी कंडीशन के लिहाज से ये अप टू 12 मिलीग्राम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि आपकी कंडीशन क्या है। फीमेल जो है वो डिफरेंट फेजेस से सफ़र करती है, तो उसकी कंडीशन के लिहाज से उसकी 12 मिलीग्राम तक जा सकती है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि कोई सप्लीमेंट ना लेना चाहे और क्या कोई बात करें कि इसके नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, तो नेचुरल सोर्सेज क्या है इसके, शेलफिश है। ठीक है, नंबर 1। सेकेंड आ जाता है इसका, नंबर 1 आ जाता है शेलफिश। सेकंड आ जाता है इसके जो आपके पास रेड मीट होती है उसमें ये मौजूद होता है। ठीक है, थर्ड आ जाता है आपके पास सी फूड, मतलब सेलफिश में आप कह लो कि सी फूड भी आता है। ठीक है ना, आपके पास डेयरी प्रोडक्ट में आ जाता है, डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं डेयरी फूड में। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके होल ग्रेन, मतलब जो नट्स वगैरह हैं उनमें भी ये मौजूद होता है। ठीक है, तो मतलब ये इसके सोर्सेज आ गए, यानी कि इसका फंक्शन आ गया। ठीक है ना, ये इसके आगे की इसकी डेली रिक्वायरमेंट आप में कितनी है, कितनी रिक्वायर्ड होती है आपको, और ये आपके आगे सारे वो सोर्सेज के जिनको आप फूड के ज़रिए जो है वो आप इस जिंक को जो है वो इस एलिमेंट को आप ले सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बात होगी कि एक जनरल सी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो आपके पास मल्टी विटामिन या वाइटामिन के अंदर ये डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में भी आता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये आपके पास आ जाता है सल्फेट की फॉर्म में, विच इज़ वेरी कॉमन फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा ये आ जाता है क्या कहते हैं, ग्लूकोनेट की फॉर्म में, जिंक ग्लूकोनेट भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है गया, इसके अलावा ये सिट्रेट की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी फॉर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इन सब फॉर्म्स में जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सी है, सबसे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट किसका है, वो अब हम देख लेते हैं, और कौन सी सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो अब हम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट आप समझ लेंगे ये बहुत ज़्यादा हमारे पास, बहुत ज़्यादा फॉर्मुलेशन, बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स में ये आपको देखने को मिलेगा कि ये जिंक जो है वो सल्फेट के साथ जो है वो मौजूद है। ठीक है, अब ये जिंक सल्फेट के साथ मौजूद है तो इसके अगर हम लोग फीचर्स देखें तो क्या इसके फीचर्स हैं, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इसमें कंसनट्रेशन आपको जो जिंक की मिलती है ना, ठीक है, जिंक की आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी कंसनट्रेशन मिल जाती है। जैसे हम कहते हैं इससे आपको 23% जो है वो, अगर हम लोग 100 मिलीग्राम देखना तो इतना हमें 23% इसमें से मिल जाएगा। मतलब इस जिंक सल्फेट अगर 100 मिलीग्राम है तो उसमें से 23% हमें जिंक जो है वो ऑब्टेन हो सकता है इस चूलेटेड फॉर्म, मतलब आप कह सकते हो कि एक सॉल्ट फॉर्म में से जो है वो जिंक जो है 23% हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये लीस्ट एक्सपेंसिव होता है, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, इसीलिए बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स में जो पहले बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स चलती थी आपके मार्केट में,
तो उनमें ये बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। जिंक ज़्यादातर सल्फेट की फॉर्म में ही मौजूद होता है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी नहीं है इतना, ठीक है, लीस्ट एक्सपेंसिव है। लेकिन इसका जो नुकसान है वो ये है, सबसे बड़ा इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है ना, ईजिली एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से ये अक्सर स्टमक जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, कुछ ऐसे मल्टीविटामिन्स होते हैं कि जिनको आप खाते हैं तो आपका स्टमक जो है वो डिसऑर्डर आपको शुरू हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? वो उसमें जिंक अगर मौजूद है तो वो जिंक सल्फेट की वजह से हो जाती है, क्योंकि जिंक जो है, जिंक सल्फेट, वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से स्टमक अपसेट हो जाता है। अब जब स्टमक अपसेट होता है तो आपके पास दूसरे ऑप्शन की तरफ आप जाते हो, आप कहते हो कि आप जिंक जो है वो किसी और फॉर्म में ले लो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जिंक ग्लूकोनेट। जिंक ग्लूकोनेट की एज कम्पेयर हम देखें कि इसमें जो जिंक हमें कितना ऑप्टेंड होता है, 14.3% हमें कहते हैं जिंक हमें ऑप्टेंड होता है इसमें से, ठीक है। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है ऑल्दो, लेकिन ये भी इतना आप कह लो कि क्योंकि इसमें जिंक कंटेंट इतना नहीं है, लेकिन स्टिल ये यूज़ होता है। और आप लोग अक्सर देखेंगे कि जो ऐसे सप्लीमेंट जिनमें सिर्फ जिंक मौजूद है, ठीक है, जिनमें कोई और मल्टीविटामिन नहीं है, कोई और विटामिन मौजूद नहीं है, उनमें जिंक जो है वो ग्लूकोनेट की फॉर्म में मौजूद होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड एक ऐसा आप कह सकते हो कि एक एलिमेंट है, जिंक ऑक्साइड एक ऐसा सॉल्ट है जो कि ज़्यादातर जो है वो कॉस्मेटिक्स में आपको मिलेगा, ज़्यादातर जो है वो कॉस्मेटिक्स में देखा जाता है, लेकिन ऑल दो कि ये सप्लीमेंट्स में भी ये होता है, ठीक है। कॉस्मेटिक्स में अगर आप लोग देखो तो ये आपके पास सनस्क्रीन में होता है, ये बहुत अच्छा जो है वो सनस्क्रीन के तौर पे काम करता है क्रीम्स में, और ऑफन ये एज ए एक्टिव मतलब मौजूद होता है सनस्क्रीन के अंदर, ठीक है, यानी सन ब्लॉक्स के अंदर। फिर ये नैपी रैश क्रीम्स जो होती हैं उनमें भी ये मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है आपके पास बहुत एंटी डैंड्रफ जो शैम्पूज होते हैं, एंटी डैंड्रफ जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें भी ये मौजूद होता है, ठीक है। तो आपके पास 3 इसके टॉपिकल यूजेस आ गए। लेकिन अगर हम लोग इसको ओरली देखें, अगर ये ओरल सप्लीमेंट्स में ये यूज़ होता है तो ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, मतलब ये भी यूज़ होता है एज आप कह सकते हो कि अगर जिंक सल्फेट जो है वो सूट नहीं कर रहा तो कुछ लोग जो है जिंक ऑक्साइड के सप्लीमेंट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो जिंक ऑक्साइड आप कह सकते हो कि वेल टॉलरेटेड है एज़ कम्पेयर टू जिंक सल्फेट की निस्बत, ये टॉलरेशन इसकी ज़्यादा है, मतलब टॉलरेटेड ज़्यादा है, हजम ईजीली हो जाता है। लेकिन ये क्या है कि इसका नुकसान क्या है कि ये एब्जॉर्ब इतना नहीं होता, मतलब टॉलरेट हो जाएगा, बॉडी टॉलरेट कर लेगी इसको, लेकिन ये इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्वांटिटी ज़्यादातर इसकी जो है वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट ही होगी, ठीक है। ये नहीं कि ये इतना ज़्यादा जिंक जो है वो आपकी बॉडी को प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। जिंक ऑक्साइड की बात होगी। अब हम बात करते हैं तो सबसे अच्छी फॉर्म्स हैं, जो सबसे अच्छा सॉल्ट फॉर्म है अगर हम लोग बात करें जिंक के, तो वो कौन से हैं? जिंक सिट्रेट है। यानी अगर आपको जिंक सल्फेट सूट नहीं कर रहा, आपको जिंक ऑक्साइड सूट नहीं करता, ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे जो प्रेफरेबल फॉर्म होगी वो आपके पास जिंक सिट्रेट होगी। तो जिन सप्लीमेंट में जिंक सिट्रेट मौजूद होता है उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं इस बात के कि आपका जो स्टमक है वो उससे अपसेट हो जाए, ठीक है, उन सप्लीमेंट से। तो जिंक सिट्रेट आप कह सकते हो कि इज़ द बेस्ट फॉर्म। इसके अलावा जिंक एसीटेट भी अच्छी फॉर्म है, जिंक ग्लिसरेट भी अच्छी फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारी कुछ फॉर्म्स आ जाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो इनको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती है और आपकी बॉडी इन्वायरमेंट से जो है वो सूटेबल होता है, फ्रेंडली होता है, बॉडी फ्रेंडली आप कह सकते हो इनको, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि जिंक सप्लीमेंटेशन की, तो जिंक सप्लीमेंटेशन को जब आप लोगों ने लेना है ना, तो जिंक सप्लीमेंट आपने लेना है तो आप लोगों ने कुछ की पॉइंट्स को याद रखना है। नंबर 1 ये है कि जिंक जो है, जिंक सप्लीमेंट जितना ज़्यादा जिंक होगा वो कॉपर का लेवल जो है वो कम करता जाएगा, ठीक है। तो जो भी सप्लीमेंट आप जिंक का लो, आप लोगों ने याद रखना कि उसमें कॉपर की मिकदार 2 मिलीग्राम ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी से कॉपर की डेफिशिएंसी ना हो, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी याद रखना कि जिंक की जो क्वांटिटी है वो आपके पास मैग्नीशियम और समटाइम पोटेशियम का लेवल भी जो है वो कम कर देती है। तो आपके पास ज़रूरी है कि आप अगर जिंक सप्लीमेंट ले रहे हो तो आपके पास सम हाउ या तो उसी सप्लीमेंट में या फिर एडिशनल आपने सप्लीमेंट लेना है जिसके अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम, मतलब बाकी जो मिनरल्स हैं, बाकी एलिमेंट्स हैं वो भी मौजूद हों, ठीक हो गया। अब बात आती है कि कितना ज़्यादा, कितने मिलीग्राम इसको लिया जा सकता है, ठीक है। तो कितने मिलीग्राम लिया जाता है? मोर देन 40 मिलीग्राम जो है वो आप कह सकते हो कि ये वो सेफ़ है, ठीक है ना, मोर देन 40 मिलीग्राम। ऑल्दो ये इतना ज़्यादा लिया नहीं जाता, इसकी डेली रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई कि 11 मिलीग्राम या 8 मिलीग्राम है, डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर, ठीक है, ठीक हो गया। तो लेकिन ये है कि 40 मिलीग्राम अगर कोई सप्लीमेंटेशन के तौर पे ले रहा है, एज ए इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे लेना चाह रहा है, तो 40 मिलीग्राम लिया जा सकता है, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है ना, लॉन्ग रन। लेकिन अगर आप लोग कह रहे हो कि आप 100 मिलीग्राम लोगे,
ठीक है। तो 100 मिलीग्राम जो है वो अगर आप लोगों ने लिया है मोर देन 10 ईयर्स तक आप ले रहे हो 100 मिलीग्राम, तो वो 2 टाइम्स कर देगा, मतलब बढ़ा देगा रिस्क ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर का जो रिस्क है वो बढ़ा देगा, 2 टाइम्स बढ़ा देगा। तो ये इतना आपके पास, क्योंकि ये एलिमेंट है, इसकी पर्टिकुलर अमाउंट है जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। इससे ज़्यादा नहीं आप ले सकते। आप इससे ज़्यादा लोगे 40 मिलीग्राम तक, ठीक है आप ले लो, लेकिन अगर आप 100 मिलीग्राम पर शिफ्ट हो जाओगे ना, कि 100 मिलीग्राम ऑन अ डेली बेसिस फॉर ओवर 10 ईयर्स, तो वो फिर आपके लिए नुकसानदेह चीज़ है। ठीक है, ये बातें होगी क्लियर। अब बात आ जाती है सप्लीमेंट का इंटरेक्शन मेडिकेशन के साथ। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग जो हैं, चलो ठीक है, कुछ तो होते हैं जो नॉर्मल पीपल हैं, उनको कोई और डिजीज़ नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, वो सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन कुछ जो है वो डिफरेंट डिजीज़ से यूज़र होते हैं, डिफरेंट मेडिकेशन ले रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है कि उनका मेडिकेशन प्रोफाइल देखी जाए और देखा जाए कि वो मेडिकेशन कौन सी ले रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से उनको सप्लीमेंट ऐड किया जाए कि आइदर उनको सप्लीमेंट की ज़रूरत भी है या नहीं, या ये सप्लीमेंट जो है वो मेडिकेशन के मैकेनिज्म में एज ए एंटागोनिस्ट काम तो नहीं करेगा। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं इनके इंटरेक्शंस की तरफ। ओके, नाउ कम्स टूवर्ड्स द इंटरेक्शंस। तो सबसे पहला इंटरेक्शन है आपका थायाजाइड और पेनिसिलामाइन के साथ। ठीक है ना, इंटरेक्शन इन अ सेंस क्या है कि थायाजाइड एज अ डायूरेटिक, ठीक है, क्योंकि वो एलिमेंट्स को जो है वो एलिमिनेट कर रहा होता है बॉडी से। ठीक है ना, आयंस को एलिमिनेट कर रहा होता है बॉडी से, तो वो क्या करता है, जिंक का लेवल कम कर देता है। जैसे बाकी प्रोटीन, वो बाकी एलिमेंट्स को निकाल लेगा बॉडी से, तो इसी तरह जिंक का लेवल भी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आ जाता है पेनिसिलामाइन। पेनिसिलामाइन क्या है, बीइंग अ चिलेटर, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके साथ कम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा और उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देगा। तो ये दोनों जो मेडिसिन हैं ये जिंक का लेवल कम करती हैं, तो इन दोनों मेडिसिन के साथ जो है वो जिंक सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात अगर आई जाए कि पोटेशियम स्पेरिन डायूरेटिक्स के बारे में, ठीक है ना, या फिर ACE इनहिबिटर्स के बारे में, तो ये दोनों क्या करते हैं, पोटेशियम का लेवल बढ़ाती हैं। जब ये पोटेशियम का लेवल बढ़ा रहे होते हैं तो जिंक का लेवल भी बढ़ जाता है बॉडी में। तो इन चीज़ों के साथ, इन मेडिकेशन के साथ, इसके साथ और इसके साथ आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है आपके पास क्यूनोलॉन्स और टेट्रासाइक्लिन्स। क्यूनोलॉन्स और टेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है अगर आपने उनको जिंक के साथ ले लिया है। ठीक है ना, क्योंकि जिंक जो है वो एक आयन है। ठीक है, जिंक जो है वो क्या है, एक आयन है। तो आप और आयन भी कौन सा, केटाइन है। ठीक है, तो आपको पता है कि इन दोनों का इंटरेक्शन जो है वो केटाइंस के साथ होता है। ये केटाइंस के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी में कम हो जाती है। ठीक है, तो जब आपने इनके साथ अगर देना है, कोई बंदा मेडिसिन ले रहा है, क्यूनोलॉन्स ले रहा है, ठीक है ना, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले रहा है या लीवोफ्लॉक्सासिन ले रहा है, और साथ आप उसको जिंक सप्लीमेंट दे रहे हो, तो आप लोगों ने उसको 2 आवर्स के गैप से देना है। ठीक है, ताकि आपके एंटीबायोटिक की एफिकेसी जो है वो ख़राब ना हो, उसकी बायोअवेलेबिलिटी ख़राब ना हो। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्यूनोसप्रेसेंट। आप अब इम्यूनोसप्रेसेंट कब लेते हो, जब आपके पास कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ठीक है, कोई पेशेंट जो है वो कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, तो उस टाइम क्या है, ज़रूरत के इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाए, तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। अब अगर आपने उस टाइम अगर आपने जिंक सप्लीमेंटेशन देना शुरू कर दिया ना, और जिंक सप्लीमेंटेशन हमेशा जो आपकी नॉर्मल बेसिक नीड है उससे ज़्यादा ही होती है उसमें क्वान्टिटी, क्योंकि वो सप्लीमेंट होता है, उन्होंने अपनी जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करना होता है। सप्लीमेंट इसलिए डेवलप किए जाते हैं, देखिए जो डेफिशिएंसी हो गई है वो उसको मेकअप किया जा सके। तो क्या होता है कि उनकी क्वांटिटी जिंक जब आप दोगे तो क्या होगा, इम्यूनिटी बूस्ट, यानी इम्यूनोसप्रेसेंट को ये इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनोसप्रेसेंट इम्यूनिटी कम कर रही है और ये इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा है। तो क्या होगा कि एंटागोनिज्म हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपके जो मेडिसिन के जो आपका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट फेलियर की तरफ जा सकता है, मतलब ट्रीटमेंट जो है वो फेल हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जिंक। ठीक है, ये सारे इसके इंटरेक्शन थे। थायाजाइड लेवल बढ़ा रही है, लेवल कम कर रही है। जो पोटेशियम से डायूरेटिक्स हैं, ACE, वो क्या कर रहा है, जिंक का लेवल भी बढ़ा रहा है, पोटेशियम का लेवल भी बढ़ा रहा है। कर रहा है बींगा केटाइन जो है वो क्यूनोलॉन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है या टेट्रासाइक्लिन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और इम्यूनोसप्रेसेंट के साथ आप लोगों ने नहीं देना, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, वो इम्यूनिटी को कम करेगा और एंटागोनिज्म हो जाए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट जिंक सप्लीमेंटेशन। जिंक की नीड क्या है, ठीक है, जिंक क्यों ज़रूरी है, आपकी बॉडी में कितनी क्वांटिटी ज़रूरत है, इसके सोर्सेज क्या थे। ठीक है, इसमें कौन कौन सी फॉर्म्स आ जाती हैं जो सप्लीमेंटेशन है, और सबसे बेस्ट फॉर्म कौन सी है मैंने आपको बताई। ठीक है, लेकिन ये है कि आप अगर सल्फेट भी ले रहे हो, ग्लूकोनेट भी ले रहे हो, तो डिपेंड करता है कि पेशेंट को सूट कर रही है मेडिसिन, तो वो ले सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो सिट्रेट की तरफ ही जाए। अगर सल्फेट उसको सूट कर रहा है तो इट्स ओके, वो सल्फेट के साथ कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, अगर ऑक्साइड उसको सूट कर
कर रहा है जिंक ऑक्साइड तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अगर उसको कोई फॉर्म सूट नहीं कर रही है और अगर उसके पास जिंक सल्फेट का ऑप्शन अवेलेबल है तो वो उसको प्रेफर भी कर सकता है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है जिंक सल्फेट, ठीक है ना। जिंक सल्फेट इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, वो थोड़ा सा महंगा होगा, एक्सपेंसिव होगा, तो वो ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। अगर वो उसको चूज़ कर सकता है जिंक सल्फेट को ही ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी तो वो उसको ले ले, ठीक है। लेकिन अगर जिंक सल्फेट है, अगर उसको सूट कर रही है, उसकी अफोर्डेबिलिटी में आ रही है, तो वो जिंक सल्फेट वाला सप्लीमेंटेशन ले सकता है, ठीक है। जिंक ग्लूकोनेट वाला सप्लीमेंट ले सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आ जाता है इसके बारे में। और मैंने आपको बता दिया कि टॉपिकल भी जिंक ऑक्साइड के क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। इसके मैंने इंट्रोडक्शन बता दिए, कौन कौन से जो आपके पास मजीद जैसे कॉपर और मैग्नीशियम पोटेशियम इन सब चीज़ों का लेना साथ क्यों ज़रूरी है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जिंक। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और चैनल के थ्रू फेसबुक पेज के थ्रू भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।